हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथ, क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों हमारे पास पहला चैप्टर है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। इस बार सिलेबस आपका काफ़ी कट हो चुका है दोस्तों, जिसमें हमारे इस बार 2 ही टॉपिक है हमारे पास में। अच्छे से इन दोनों टॉपिक को हमने अच्छे से समझना है इस पार्ट में। तो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारे पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों हमारे पास अप्रमेय संख्याओं का पुनर्प्रमाण। तो देखो दोस्तों, इसको समझने से पहले हम कुछ मूलभूत चीज़ों को भी समझेंगे। इसको हम आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पाठ का नाम है दोस्तों वास्तविक संख्या। अब देखो दोस्तों, हम वास्तविक संख्या से पहले हम संख्याओं को जानेंगे, हमारे पास संख्याएं क्या क्या होती है। तो इसमें हम थोड़ा सा विचार करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारे पास संख्या इनके दोस्तों नंबर वी आर दोस्तों, ठीक है, नंबर इनके नंबर दोस्तों। हमारे पास संख्या इनके संख्या नंबर क्या होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे पास पूरी मैथमेटिक्स में नंबर हमारे पास 2 ही प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होते दोस्तों हमारे पास जो हमारा पार्ट है, और दूसरा हमारे पास पहले संख्या हमारे पास जो होती है दोस्तों वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या। दूसरी जो हमारे पास 2 संख्या होती है दोस्तों वो होती है हमारे पास काल्पनिक नंबर। काल्पनिक यानी कि इसको और नाम से भी जानते हैं दोस्तों, अलजेब्रिक नाम से जानते हैं काफ़ी। और अलजेब्रिक नंबर होती है, काल्पनिक नंबर, इवन इमेजरी नंबर, ठीक है दोस्तों। आप इसको जो भी नाम बोलना चाहो। दूसरा नंबर हमारे पास क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक। मेरे को काल्पनिक थोड़ा सा अच्छा सही लगता है दोस्तों, काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में बोलते दोस्तों इसको इमेजरी नंबर। अब देखो दोस्तों, काल्पनिक नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती है दोस्तों। वास्तविक संख्या और काल्पनिक नंबर में एक ही अंतर है कि वास्तविक संख्या हमारे पास वास्तव में इनके जिनका मान नियत होता है और जिनका स्थान होता है। जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं दोस्तों, चार क्या होता है दोस्तों, चार के बाद हमेशा 5 आता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि कभी कभी 5 के बाद आया 4, हमेशा 4 का स्थान कैसे रहेगा, 4 की जगह ही रहेगा। यानी कि जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, यानी कि वो पढ़ सकते हैं, उनका मान का आकलन कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम दोस्तों वास्तविक नंबर। देखो दोस्तों, वास्तविक नंबर अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं। काल्पनिक नंबर में दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसमें हमारे पास ऐसी संख्याएं आती है जो हमें कल्पना जिनको हम कल्पना के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, निरूपित करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वहाँ पर यक्स पुस्तकें हैं, वहाँ पर यक्स पुस्तकें हैं। तो यक्स क्या हो गया दोस्तों, इसमें काल्पनिक नंबर हो गया। इस नंबर का हमें पता है नहीं दोस्तों, मान नहीं है, तो इसको हम दूसरा गणित की भाषा में इसको हम चर भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, चर। यानी कि चर जिनका मान क्या नहीं होता दोस्तों, नियत नहीं होता है। अगर इसी तरह देखें हम चार को दर्शाएं तो 4 क्या होता है दोस्तों, हमेशा इनका मान हमेशा निश्चित, यानी कि 4 हमेशा 4 ही रहेगा दोस्तों, कभी भी इसकी जगह कोई और मान नहीं आ सकता। इसलिए इसको क्या बोलते दोस्तों, अचर। हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, इसमें अचर संख्याओं को लिखा जाता है और इसमें चर संख्याओं को लिखा जाता है। आप अगर और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक्स वाई जेड पी क्यू इत्यादि ऐसे अक्षरों से इसको क्या करते हैं दोस्तों, निरूपित करते हैं। यही वास्तविक संख्याओं को हम जैसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट में, ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 2 हो गया, 1/3 हो गया। ये सब दोस्तों क्या हो गया, हमारे पास वास्तविक संख्याएं हो गए। तो हम दोस्तों काल्पनिक संख्याओं पर ज़्यादा विचार ना करते हुए हम वास्तविक संख्याओं पर आते हैं अपने। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहली संख्या जो पढ़ते हैं हम दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास संख्याएं थी, जब मैथमेटिक्स का विकास हो ही रहा था, तो हमारे पास सबसे पहले संख्याएं थी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों क्या होती है, ऐसी संख्याएं होती है जो जिन्हें हम साधारण बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो दोस्तों, एक, या जिनको हम यह कह सकते हैं दोस्तों जो 1 से प्रारंभ होती है, जैसे 1 2 3 इत्यादि इत्यादि सब दोस्तों आप डैश डैश सकते हो। इसी के बाद हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास विकास संख्याओं की दृष्टि से विकास होता है दोस्तों, उसके बाद होता है, उसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है दोस्तों क्या आता है, पूर्ण संख्या आते हैं दोस्तों। क्या आती है दोस्तों, पूर्ण संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको होल नंबर। होल नंबर क्या होता है दोस्तों, जो 0 से शुरू होता है दोस्तों, 0 से शुरू होता है, 1 2 ठीक है 3 इत्यादि इत्यादि, पूरा 100, पूरा 100 तक, वो सॉरी दोस्तों पूरा इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्या आप समझ, आप इनको अच्छे से पहले से पढ़ चुके हो दोस्तों। आई होप पिछली कक्षाओं में आपने अच्छे से क्लियर कर सका दोस्तों, इसलिए हम इस बार मतलब अभी इसको सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ दोस्तों आपको। इसके बाद जो हमारे पास नंबर आता है दोस्तों वो होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक दोस्तों जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित होती, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, -6 3, ये सब दोस्तों, ये सारी संख्याएं कैसे हो गई दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं दोस्तों,
पूर्णांक बोलते हैं दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है दोस्तों, आपको अगर कहीं पे समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों, बता सकते हो, मैं उस प्रकार से आपको बताऊंगा दोस्तों। ये ऐसे छोटी मोटी चीज़ें थी, इसको मैं ऐसे शॉर्ट में आपको समझाता हूँ दोस्तों। पूर्णांक के बाद जो हमारा नंबर आता है दोस्तों वो होता है दोस्तों परिमेय। परिमेय, एक सेकेंड दोस्तों। इसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों हमारे पास क्या आता है दोस्तों, परिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, इनको बहुत इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेटिशनल नंबर। ये वही नंबर होते हैं दोस्तों जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, जीरो नहीं होना चाहिए। इनको क्या बोलते दोस्तों, हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं दोस्तों। इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन और भी आती है, और इसका जो दशमलव प्रसार होना चाहिए, इसका जब भाग हम इसके साथ देते हैं, अंश हर का भाग जब अंश के साथ देते हैं दोस्तों, तो इनका दशमलव प्रसार हमेशा सात आवृत्ति का होना चाहिए, या सात होना चाहिए, या असात आवृत्ति का होना चाहिए दोस्तों, अनावृत्ति का नहीं होना चाहिए दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या आती है दोस्तों। क्या आती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, इसी का विपरीत, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों। इसमें जैसे क्या संख्या, अंडर रूट वाली संख्या आती है दोस्तों। जैसे क्या हो गया हमारे पास, √2, √3, 5 इत्यादि इत्यादि क्या आती है दोस्तों, ये हमारे पास संख्याएं हो गए। या संख्याएं, या वही संख्या आती है जिनका दशमलव प्रसार कैसे हो दोस्तों, अशांत अनावृत्ति को। जैसे क्या होता है पाई भी अपरिमेय संख्या दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव यानी कि इसका मान क्या होता है दोस्तों, 22/7। और 22/7 का हमेशा जो दशमलव प्रसार कैसे जाता है दोस्तों, अशांत अनावृत्ति अनावृत्ति का जाता है दोस्तों, अशांत अनावृत्ति का जाता है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे दोस्तों आप। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने पहले पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। आप यहाँ पे इन संख्याओं को देख चुके होंगे दोस्तों। इन्हीं सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं दोस्तों, सम्मिलित रूप से इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं दोस्तों। इन सब संख्याओं को मिला के क्या बोलते हैं दोस्तों, हम वास्तविक संख्याएँ बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने संख्याओं के बारे में अच्छे से जान लिया होगा दोस्तों। तो आप आगे चलते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक पे चलते दोस्तों, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको डेफिनेशन दे देते हैं दोस्तों। तो अंकगणित के आधारभूत परिमेय का होती क्या है दोस्तों, अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं दोस्तों। अंकगणित के आधारभूत परिमेय का क्या होता है दोस्तों, हम प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारे पास 15 क्या होगी दोस्तों, भाज्य संख्या होगी दोस्तों। आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं तो आती होगी। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती दोस्तों जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता हो, जिसमें कंडीशन क्या होती है दोस्तों, खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर। तो ऐसे संख्याएं क्या होती है दोस्तों, भाज्य संख्याएं होती है। इसी में हम 15 को लेते हैं दोस्तों। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या दोस्तों हमारे पास, क्या अगर अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो देखो हमारे पास क्या क्या आता है दोस्तों। पहले हम 3 से यहाँ पे करेंगे, 3 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, 5 का करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास, 3 इंटू 5 हो गया दोस्तों। तो क्या दोस्तों, हम इसको अभाज्य गुणनखंड। तो देखो दोस्तों 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो हम सभी भाज्य संख्याओं को क्या कर सकते हो दोस्तों, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हो दोस्तों। आप यहाँ पे लिख के, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार क्या होते हैं दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चाहे वो कोई भी संख्या हो दोस्तों, हम उसको किसके रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है दोस्तों जिनमें या तो खुद ही का भाग जाता हो या तो एक का भाग जाता हो। जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, 2 हो गई दोस्तों। ठीक है, आप कन्फ्यूज ना हुए, कन्फ्यूज मत ना होना। तो इसमें देखो दोस्तों, आप अंकगणित के आधारभूत परिमेय को आप समझ चुके होंगे। अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, या अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप इसको लिख लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे दोस्तों हम एक उदाहरण और से समझते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल और से समझते हैं दोस्तों। हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे हमारे पास 30 है दोस्तों। 30 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं दोस्तों हम। क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास 2,
15, इसको आप करोगे 3 से जाएगा भाई 5 और 1, जब तक 1 नहीं आ जाए दोस्तों तब तक करते रहना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों 30 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 गुणा के 3 गुणा के 5। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों सारी संख्याएं कैसी है, अभाज्य है। कैसी है दोस्तों, अभाज्य है। कैसे है दोस्तों, अभाज्य है। और ये कैसी संख्या है दोस्तों, भाज्य है। कैसी संख्या दोस्तों, भाज्य है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों हम। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, कोई प्रश्न या परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वैसे इस प्रश्न के आप अच्छे से नोट कर लो। मुझे लगता है ये बार एक प्रश्न बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इस प्रकार के प्रश्न आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो देखो दोस्तों आपको पास प्रश्न किस इस प्रकार का आएगा, आपके बुक्स में भी ये वाला प्रश्न है। तो देखो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखो दो संख्याओं फॉरेन पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ये जो फॉर की घात n है, जहाँ क्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान संभव है या ऐसा मान है जिसके लिए फॉर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये कह रहे दोस्तों क्या n का कोई ऐसा मान है जो इसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए टोटल। अब देखो दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों, जैसे ये फॉर n है दोस्तों हमारे फॉर n, तो फॉर n तो n का कोई ऐसा मान अगर दोस्तों, और इस संख्या कैसे है दोस्तों प्राकृतिक, यानी कि 1 से शुरू है। तो देखो दोस्तों हम इसका मान अगर पहला भी रखते हैं मान दोस्तों, अगर हम इसका 1 भी रखते हैं तब भी इसका मान कितना आ रहा है दोस्तों 4 आ रहा है, यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अर्थात ये यह संभव ही नहीं है कि यह 0 पर समाप्त हो। तो हम दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि हम दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, यदि n के लिए फॉर n 0 पर समाप्त होता है या होगी तो वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यदि n के लिए फॉर n, ठीक है दोस्तों, फॉर n 0 पर कहाँ समाप्त हो दोस्तों, फॉर n के लिए 0 पर समाप्त होती है। फॉर n के लिए 0 पर आपको इस प्रकार से ही लिखना दोस्तों। बस आपको इसको एक आप इसको एक रट्टा मार दो सीधे, एक आप इसको सीधे याद कर लो कि आपको इस प्रकार से आंसर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ नहीं, इसमें क्या लिखना है आपको, यदि n के लिए फॉर n क्या होती है, यदि n के लिए फॉर n 0 पर समाप्त होती है, कहाँ होती है दोस्तों 0 पर समाप्त होती है तो ये n जो होगा तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 5 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा दोस्तों 5 से भी विभाजित होगा। देखो दोस्तों हमें पता है कि इसका कोई भी मान अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हम n का मान रखते हैं दोस्तों, इसके लिए कोई भी मान क्या हो सकता है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हम दोस्तों हमें भी एक ऐसी क्रिएटिव क्वेश्चन रखनी है, ऐसी सिचुएशन रखनी है इसके सामने, इसका ऐसी कंडीशन रखनी है जो ये असंभव हो। क्योंकि दोस्तों अगर ये 5 से विभाजित होगी दोस्तों तो यह कैसे होगा, ये फिर अगर दोस्तों अगर ये 5 से विभाजित होगी दोस्तों तो इसका एक गुणनखंड 5 भी होगा दोस्तों, जो कि 4 का कभी गुणनखंड हो भी नहीं सकता दोस्तों। कैसे दोस्तों आप देख सकते हैं 5 से विभाजित होगा। अगर दोस्तों 5 से विभाजित होगी तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी दोस्तों, जो ये फॉर n होगा दोस्तों, फॉर n का अभाज्य गुणनखंड क्या दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों 5 भी होगा। देखो दोस्तों यदि n के लिए फॉर n 0 पर समाप्त होती है तो यह 5 से भी विभाजित होगा। अगर ये दोस्तों 5 से विभाजित होगा तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 5 से विभाजित होने का मतलब इसका कोई ना कोई एक गुणनखंड है। तो दोस्तों फॉर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड 5 भी होगा, जो कि संभव नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है दोस्तों, जो कि संभव नहीं है या संभव नहीं है, या जो कि संभव नहीं है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों
यह संभव नहीं है, जो कि दोस्तों संभव नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे लिखोगे आप, कारण भी लिखोगे दोस्तों, क्योंकि फॉर एन की गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 2, ठीक है दोस्तों, और 2n क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम देखें दोस्तों 2 की घात 2n, ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसके गुणनखंड में क्या सिर्फ दोस्तों 2 और 2 आ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 5 आ ही नहीं रहा है। तो हम किस में क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं दोस्तों यह एक असंभव है, ठीक है दोस्तों, यह क्या है, असंभव घटना है। तो अतः हम ऐसी कोई संख्या नहीं, या n के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं रख सकते जिसके लिए फॉर n का मान 0 हो। तो हम क्या दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट आपने उसे लिखना है दोस्तों, लिखना है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा है, इसीलिए फॉर n, क्या दोस्तों, फॉर n के लिए, दोस्तों थोड़ा आज हाथ दर्द हो रहा है इसलिए आज थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। इसीलिए फॉरेन के दोस्तों, फिर क्या हम क्या लास्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसीलिए फॉरेन के लिए n का कोई, देखो दोस्तों आगे क्या दोस्तों, कोई ऐसा मान, ठीक है, मान नहीं है जो 0 पर क्या हो दोस्तों, समाप्त हो, ठीक है दोस्तों, 0 पर समाप्त हो, जो कि दोस्तों 0 पर समाप्त हो। अर्थात दोस्तों फॉरेन के लिए ऐसा कोई मान नहीं है दोस्तों जो क्या हो 0 पर समाप्त हो। दोस्तों थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, देखो आपको सही दिख रहा है, ऐसा कोई मान नहीं है जो 0 पर समाप्त होगी। एक दोस्तों इसका आंसर हो गया दोस्तों। आप देखिए दोस्तों क्या क्या लिखना है दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं दोस्तों, एक बार हमने जो यहाँ पर लिखा है, यदि दोस्तों यदि n के लिए फॉरेन 0 पर समाप्त होते हैं तो यह 5 से भी विभाजित होगा। दोस्तों तो इतना लिखना आपने, आपको दोस्तों यहाँ पे कभी क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है, 6n या 8n कुछ लिखा होगा दोस्तों, आपने क्या कर देना उसका एक बढ़ा देना है। जैसे 6n दिया होगा तो 7 से विभाजित होगा, अगर 8n दिया होगा तो 9 से विभाजित भी होगा। तो इस प्रकार से लिखना है दोस्तों आपको, मतलब कुल में आपको ऐसी क्रिएटिव क्वेश्चन मतलब वहाँ पर कंडीशन रखनी है जिसमें मतलब जो असंभव हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फॉरेन का अभाज्य गुणनखंड 5 भी होगा, यह संभव नहीं है। तो आपको उसे डायरेक्ट लिखना संभव नहीं है, बस इतना लिखना, इतनी छोटी छोटी आपको लिखना है, आपको ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको कारण भी देना है दोस्तों, क्योंकि फॉरेन का अभाज्य गुणनखंड कितना है, सिर्फ 2 और 2 है, 2 गुणा के 2 है, इसीलिए आपको लिखना है लास्ट में, अंत में लिखना आपने, इसीलिए थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको सही से, कैमरा भी ऐसी है, हाँ, इसीलिए फॉरेन के लिए इनका कोई ऐसा मान नहीं है जो 0 पर समाप्त होगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आपको देखो दोस्तों आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे सीखेंगे दोस्तों हम HCF और अब हम सीखेंगे दोस्तों LCM और HCF कैसे निकालते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 672 120 का क्या निकालो दोस्तों, LCM और LCM दोनों निकालो। तो हम देखो दोस्तों LCM और HCF निकालते कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके गुणनखंड करेंगे। तो आप रफली गुणनखंड कर दो, तो इसका 6 का गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 3 और 2 आ गया दोस्तों, 2 और 3 आ गया दोस्तों। ऐसे ही हमारे पास 72 के गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, 2, फिर आ गया दोस्तों हमारे पास 2, फिर आ गया हमारे पास दोस्तों 2, फिर आ गया हमारे पास दोस्तों 3 और फिर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 3 आ गया दोस्तों। आप कर लीजिए दोस्तों। अब ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, 120 के गुणनखंड क्या, 120 के गुणनखंड देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या है दोस्तों। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों कि इन तीनों में क्या क्या सेम है दोस्तों, तो वही जो इसमें तीनों में सेम होंगे दोस्तों उनका गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या होगा दोस्तों, इनका हमारे बारा HCF
एफ। एस सी एफ बराबर क्या हो गया दोस्तों हमारा, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों, एक तो हमारे पास 2 हो गया दोस्तों यहाँ से यहाँ, और एक हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, तीनों में 3 हो गए दोस्तों, 1 है 3, देखो ये 3 क्या हो गया दोस्तों हमारे पास 3 हो गए। देखो आप देख रहे होंगे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कोई कॉमन हमारे पास नहीं है। तो इन्हीं के दोनों गुणनफल क्या हो गए दोस्तों हमारे पास एस सी एफ हो गए। तो हमारे पास एस सी एफ कितना आ गया दोस्तों 6 है। अगर दोस्तों हमें एल सी एम लेना, तो एल सी एम में हमें जितने भी एल सी एम हम दोनों में तीनों में ही देखते हैं दोस्तों क्या क्या कॉमन है, तीनों में और दोनों में, इन दोनों में भी देखेंगे हम क्या क्या कॉमन है। तो एक तो इसमें कॉमन है, इसमें भी ये 3 कॉमन है, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो इसमें इन दोनों में क्या है दोस्तों 2 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन सबका क्या करेंगे दोस्तों गुणनफल कर देंगे। तो एल सी एम के बराबर क्या होगा दोस्तों हमारे पास, एक 2 तो इसका आ गया दोस्तों, एक 3 इसका आ गया दोस्तों, एक 2 इसका आ गया दोस्तों, एक 2 इसका और एक 2 इसका आ गया, एक 2 इसका और एक 2 इसका, और बाद बाकी जो बचे इनका भी क्या कर देंगे हम दोस्तों गुणन कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगी दोस्तों 3 × 5 हो जाएगी दोस्तों। तो क्या हो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। तो देखो दोस्तों हम इसके गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो गुणनफल क्या होगा दोस्तों 3 × 3 2 × 3 कितना 6, यानी कि 6 × 2 कितना होता है 12, 12 × 2 कितना होता है दोस्तों 24, 24 × 3 कितना होता है दोस्तों 72, 72 × 5 कितना होगा दोस्तों हमारे पास 360। यही क्या होगा दोस्तों इसका एलसीएम हो गया दोस्तों। आप दोस्तों आप एलसीएम सीख गए होंगे, एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको सबसे पहले इनके गुणनखंड करने हैं दोस्तों। तीनों को गुणनखंड कर दिया, आपके पास 3 2 भी आ सकते, 3 वाले भी आ सकते हैं। मैंने 3 वाले इसलिए कराए दोस्तों क्योंकि अक्सर 3 वाले बच्चों को क्या होता है दोस्तों कठिन से लग जाते हैं। तो कठिन कुछ नहीं है इसमें देखो आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनके इनके गुणनखंड उभयनिष्ठ देखने। ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, अगर हम दोस्तों अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें तीनों में दिखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या है। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हम इसमें दोनों में भी देखेंगे और तीनों में भी देखेंगे। तो देखो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम तीनों में देखा था इसलिए हमारे पास कितना आ गया 360 आ गया, यानी कि 360 आ गया। तो देखो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम एक उदाहरण और से समझेंगे। इसमें दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम भी। दोस्तों इसमें दिया है हमारे पास 404 और 96, ठीक है, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा, और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले हम सूत्र का यूज करेंगे इस प्रकार दिया दोस्तों। इसमें हमें सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों गुणनखंड विधि द्वारा, और जो एलसीएम है दोस्तों हमें उसे सूत्र द्वारा ही ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र दोस्तों ये है, पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा के एचसीएफ। तो दोस्तों पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है, एक 2 है और इसमें भी एक 2 है दोस्तों। इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा के 2 बराबर 4। अब देखो दोस्तों हमारे पास एचसीएफ तो आ गया 4। अब हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। एलसीएम को हमने गुणनखंड विधि द्वारा नहीं करना है, सूत्र हम सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। देखो आप इस सूत्र को याद रखिए दोस्तों, पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा के एलसीएम। अब देखो दोस्तों हमारा पहली संख्या क्या थी 96, दूसरी संख्या क्या थी दोस्तों हमारे पास 404। हमारे पास एचसीएफ क्या निकला दोस्तों अभी ये 4 जो है दोस्तों क्या है हमारा एचसीएफ, और हमें एलसीएम का भी पता नहीं जो कि हमने निकालना है दोस्तों। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना। अब आगे देखो इस पर आप घबराए मत, इसमें करना है दोस्तों 4 जो है इसको कहाँ लाना है, इनके बट्टे में ला देना है दोस्तों, इनसे भाग लाना है, जिससे हमारे एलसीएम निकल जाएगा। इस प्रकार देखो आप 404, ये 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 4 इसके बराबर में क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। देखो दोस्तों इसमें आपको दिखाई थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, देख लो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे करते हैं इसको।